हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो आर्टिकल है ये आपके मेंस के लिए तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल हमें क्या बताते हैं? आर्टिकल 29 एंड 30 टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात करी गई है और आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी गई है। देखो, यहाँ पर माइनॉरिटीज जरूर लिखा है, लेकिन आर्टिकल 20 में जो राइट गारंटी करी गई है, जो फंडामेंटल राइट गारंटी करी गई है, वो सिटीजन्स के लिए है। अभी अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सिटीजन्स के लिए है बेसिकली। देखो, आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्लॉज 1 सेज एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। देखो, यहाँ पर सिटीजन्स वर्ड मेंशन है ना, एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो लोग, जो सिटीजन्स इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उनकी कोई अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, कोई डिफरेंट स्क्रिप्ट है या कोई कल्चर है ऑफ इट्स ओन, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। उनके पास राइट होगा कि वो उसको कंजर्व करें। क्लॉज 2 सेज नो सिटीजन शैल बी डिनाइड admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। क्या बताया इसमें? इन बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज बेसिस। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं करना है? एडमिशन के लिए। अगर एडमिशन मांगने कोई आ रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है और स्टेट फंड्स के द्वारा, मतलब वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एड ले रहे हैं बाय द स्टेट फंड्स, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन दीज ग्राउंड्स। ठीक है, समझ में आया? आर्टिकल 29 में हमने क्या देखा? सबसे पहला बता रहा है कि अगर किसी का कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है सिटीजन्स में, तो उनके पास राइट होगा कि वो उसे कंजर्व करें, उसे संभाल के रखें, अपना जिस तरीके से फॉलो करते हैं उस तरीके से फॉलो करें। क्लॉज 2 में बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 30 कहता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो, यहाँ माइनॉरिटीज लिखा है और यहाँ पर जो सारी राइट्स दी गई हैं, वो जो सारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे, वो माइनॉरिटीज को ही दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे माइनॉरिटीज लिखा जरूर है, बट यहाँ पर जो राइट्स अवेलेबल है वो सिटीजन्स के पास है। तो अब आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 कहता है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, भले ही वो माइनॉरिटीज रिलीजन पे बेस है या लैंग्वेज पर बेस है, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। वो उनके पास राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं एंड उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्लॉज 1A क्या कहता है? In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institutions established and administered by a minority। देखो, अगर गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट को कोई लैंड चाहिए होता है, वो उस पे मतलब वो लैंड को वो एक्विजिशन उसका होता है, उस लैंड का एक्विजिशन करके वो उसका जो है कॉम्पनसेशन देते हैं। यही तो करती है ना गवर्नमेंट। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह बनना होता है और लोगों के घर अगर उसके रास्ते पर आ रहे हैं, तो वो चीज हटाने के लिए गवर्नमेंट उनको कॉम्पनसेशन देती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये जो क्लॉज 1A है, ये क्लॉज 1A ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट से। अब आप लोग मुझे बताएं कि 44th अमेंडमेंट जब हुआ था तो एक राइट भी रिपील किया गया था, एक फंडामेंटल राइट को भी रिपील किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक फंडामेंटल राइट को भी रिपील किया गया था। आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी फंडामेंटल राइट थी जिसको रिपील किया गया था? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी? मैं ये कह रही थी कि कंपलसरी एक्विजिशन जब गवर्नमेंट को करना होता है, यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात करें? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको माइनॉरिटी ने स्टैब्लिश किया है, अगर उसका एक्विजिशन करना है गवर्नमेंट को, referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for execution of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause।
कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्पनसेशन आप देंगे, जो कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट देगी माइनॉरिटी को उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्विजिट करने के लिए, वो जो कॉम्पनसेशन है वो कॉम्पनसेशन इनफ होना चाहिए। ठीक है, इनफ कॉम्पनसेशन होना चाहिए। ये हमें क्लॉज 1A में बताया। अब क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब स्टेट एड दे रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority whether based on religion or language। जब स्टेट एड दे रही है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि माइनॉरिटी ने स्टैब्लिश किए हैं, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि भाई ये तो माइनॉरिटी ने स्टैब्लिश किए हैं, हम इन्हें कम एड देंगे। ऐसा नहीं होगा, जितनी बराबर एड सबको मिलती है उतनी ही एड इनको भी दी जाएगी। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है, इस वाले क्लॉज में भी यही है कि कोई किसी भी तरीके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एड देने में। एड जो है बराबर की मिलेगी, एड मतलब हेल्प जो है बराबर की मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों आर्टिकल्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।